हेलो बच्चों, आज आपका एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 12 आपके लिए बिजनेस स्टडी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि बुक में से ही मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा दूँगी। वो उसमें से मैं समझाने की कोशिश करूँगी कि इसमें कितने चैप्टर में से कितने आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि विषय सूची है, भाग 1 में है प्रबंध की प्राकृतिक महत्व, प्रबंध के सिद्धांत, व्यावसायिक पर्यावरण, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण। उसके बाद भाग 2 में है व्यावसायिक वित्त, वित्तीय बाजार, विपणन, उपभोक्ता। और उसमें को उस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो चैप्टर में से ही समझाने की कोशिश करो। देखते हैं कि प्रबंध की परिभाषा क्या होती है। प्रबंध प्राकृतिक पर्यावरण के सीमित संसाधनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर और उनके माध्यम जो कार्य करवाते हैं, जो कि इन्होंने ये दिया हुआ है, उसको ही हम प्रबंध कहते हैं। एक परिवर्तन पर्यावरण है जो हमेशा चलता रहता है, और ये संसाधन जो होते हैं उनको कुशलता पूर्वक कार्य करते हैं। एक संगठन में कार्य करते हैं, फिर उसका उद्देश्य निकालते हैं कि किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है। फिर वे एक दूसरे को प्रभावी ढंग से मिलकर उनके माध्यम से जो कार्य करवाने की जो प्रक्रिया होती है वह प्रबंध कहलाती है। अब दूसरा देखते हैं प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने, उसे बनाए रखने जिसमें लोगों के समूह कार्य करने चुनिंदा कुशलता को प्राप्त करते हैं। मतलब हमारे प्रबंधक एक ऐसा पर्यावरण, हमारा जो पर्यावरण है उसे तैयार करने, उसे बनाए रखने, जो कि लोगों के समूह में जो कार्य करते हैं और जो समूह में कार्य करके उन्हें आगे अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, वही हमारे प्रबंध कहलाता है। ये हमारे प्रबंध की परिभाषा है। जिसके हमारा पहला क्वेश्चन था कि प्रबंध क्या है और प्रबंध की विशेषताएं बताइए। प्रबंध की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं कि प्रबंध एक उद्देश्य प्रक्रिया है। प्रबंध हम तभी करते हैं किसी चीज का जब तक हम उसको उद्देश्य ना हो, और वो उस उद्देश्य को पाने के लिए ही हम एक प्रबंध बनाते हैं। जैसे कि इसमें देखते हैं, प्राय किसी संगठन के कुछ मूल आधार उद्देश्य होते हैं जिनके कारण उनका अस्तित्व होता है। उद्देश्य आसान स्पष्ट होना चाहिए और उद्देश्य भिन्न जैसे कि उदाहरण के लिए एक फुटकर दुकानदार का उद्देश्य बिक्री में वृद्धि करना हो सकता है, परंतु सोसाइटी ऑफ इंडिया का उद्देश्य विशिष्ट आवश्यकता बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। इस प्रबंध को लोगों के प्रयासों इन उद्देश्यों प्राप्त करने का सूत्र में बांधता है। उसके बाद देखते हैं प्रबंध सर्वव्यापी है। प्रबंध एक ऐसा है जो कि सिर्फ एक बिजनेस में ही नहीं इसका काम, इसके हमारे समाज के हर एक जगह पे किया जाता है। जैसे कि हमारे समाज में किया जाता है आर्थिक, राजनीतिक, स्कूल, विद्यालय, अस्पताल, विद्यालय या फिर पेट्रोल पंप, किसी में भी और घर में भी हमें इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक सर्वव्यापी है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। चाहे तो एक बार पढ़ सकते हैं। संगठन चाहे सामाजिक हो या आर्थिक राजनीतिक प्रक्रिया को एक समानता है। एक अस्पताल अथवा एक विद्यालय प्रबंधक को उतनी ही आवश्यकता जितनी पेट्रोल पंप की है। प्रबंधक का कार्य भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी में भी होगा। मतलब जो ये जैसा हमारे भारत में है वैसा हमारा और भी देशों में होगा, पर इनका जो कार्य होगा वो भिन्न होगा। ये इस प्रकार से स्वीकृति रीति रिवाज इतिहास के कारण हो सकती है। अब हम देखते हैं प्रबंध एक बहुआयामी है। प्रबंध एक जटिल क्रिया है जो कि 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। कार्य का प्रबंध, परिचालन का प्रबंध। हम देखते हैं प्रबंध बहुआयामी है। कार्य प्रबंध क्या है? मतलब कार्य प्रबंध का मतलब ये है कि जो हमारे जो संगठन है, जो हमारा व्यवस्था है,
वो किसी न किसी कार्य में लगा हुआ है, चाहे वो कारखाने का निर्माण विनिर्माण का कार्य हो, या फिर किसी भंडार गृह आवश्यकता को पूरी करते, या फिर अस्पताल में किसी मरीज का इलाज किया हो, या फिर इन प्रबंधों का कार्य किसी न किसी उद्देश्य को बदल देता है। उद्देश्य प्राप्त करने का मार्ग, निर्णय और समस्या समाधान योजना बनाना, प्रयोजन करना, ये सब हमारा कार्य प्रबंध में आता है। जब तक भाई प्रबंध हमारा कार्य नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। उसके बाद लोगों का प्रबंध बिना लोगों के तो कुछ वो होगा ही नहीं, कोई प्रबंध ही नहीं होगा। इसीलिए मानव संसाधन किसी संगठन की बड़ी संपत्ति है। तकनीक सुधारों की पहचान, लोगों को काम करा लेना का मुख्य कार्य है। लोगों प्रबंध के दो पहलू हैं। मतलब मानव संसाधन है जो किसी भी संगठन का सबसे बड़ी समस्या तकनीकी सुधारों की कुछ लोगों को काम करने प्रबंध कार्य करता है। पहला है ये कि कर्मचारियों को पृथक आवश्यकताओं, कर्मचारी जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं और उनकी आवश्यकता व उनका व्यवहार और लोगों के रूप में मानकर उनका व्यवहार सब अलग होता है। अब हम दूसरे में देखते हैं कि दूसरा है लोगों के साथ एक समूह बनाकर व्यवहार करना, या फिर प्रबंध लोगों को कार्य क्षमता अथवा ताकत को प्रभावशाली तथा उसकी कमजोरी को प्रसंग बनाना, उद्देश्य की पूर्ति करना। परिचालन का मतलब क्या होता है कि बिना सेवा या फिर बिना कोई संसाधन, उसके बिना तो कोई है ही नहीं। जैसे कोई भी संगठन हो क्यों ना हो, इसका अस्तित्व किसी सेवा अथवा मतलब उसमें सेवा प्रदान करना, उत्पादनों को प्रदान करना। हाँ, उसके बाद ऐसे उत्पादन प्रक्रिया की जरूरतें, आगत माल, उपभोक्ताओं का निर्माण, बदलाव में जो नई नई तकनीकें होती हैं उसके हिसाब से लाना, वो सब। उसके बाद हमारा अगला है प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि वो कभी रुकती नहीं है। कि अगर आज हमने सोचा कि प्रबंध प्रक्रिया निरंतर, एकजुट परंतु अलग अलग कार्यों जैसे निर्देशन, नियोजन, संगठन की श्रृंखला है। सभी कार्यों को सदा निष्पादन अपने ध्यान दिया होगा कि नामची डिजाइनर कैलेंडर स्मृति राय एक दिन में ही बहुत से अलग अलग कार्य करती हैं। किसी दिन तो वह भविष्य प्रदर्शनी योजना बनाने का अधिक समय करती है, अगले ही दिन वह कर्मचारी समस्याओं का निवारण या फिर श्रृंखला में निरंतर सक्रिय रहती हैं। इसका मतलब ये है कि एक जो हमारा प्रबंध है वो हमेशा, जो ये प्रबंध की निरंतर प्रक्रिया वो हमेशा चलती रहती है। उसकी नियुक्ति होती रहती है, उसके नियोजन बनाते रहते हैं संगठन और उसको नियंत्रण करते हैं। फिर उसके बाद अगर हमारे जैसे हमने एक योजना बनाई, उस योजना की वो उसका संगठन भी हो गया, उसका निरंतर भी हो गया, उसका कंट्रोल भी, सब कुछ हो गया। उसके बाद वो खत्म हो गया, उसके बाद हमने फिर एक और नई योजना बनाई। तो इसका मतलब ये हमेशा चलती रहती है। इसके बाद देखते हैं ये कि सामूहिक क्रिया है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया। हाँ, प्रबंध विभिन्न आवश्यकताओं को अलग अलग प्रकार के लोगों को समूह में प्रत्येक किसी न किसी उद्देश्य लेकर शामिल होता है, परंतु वह संगठन सदस्य समान आवश्यकता उद्देश्य पूर्ति को काम करते हैं। वह टीम में काम करते हैं और व्यक्ति। समूह का मतलब है कि अलग अलग प्रकार के, जैसे कि हमारे इसमें हमने एक व्यवसाय शुरू किया तो उसमें हमें कर्मचारी चाहिए, एक मैनेजर चाहिए, एक फाइनेंस देखने वाले चाहिए, एक कर्मचारी को, मतलब अलग अलग पर्सन को ये पर्सन मिलाकर एक जो समूह में कार्य करता है वो प्रबंध होता है। प्रबंध एक गतिशील कार्य है। प्रबंध एक गतिशील मीन्स हमेशा कार्य करता रहता है और उसमें नए नए बदलाव आते रहते हैं, वो ये है। जैसे कि देखते हैं प्रबंध एक गतिशील कार्य है। प्रबंध एक गतिशील कार्य होता है जिसमें बदलते वातावरण के अनुसार ढलना, संगठन, पर्यावरण, आर्थिक व राजनीतिक तत्व शामिल है। शायद आप जानते हैं कि फास्ट फूड क्षेत्र में संगठन को मैकडॉनल्ड्स ने भारत बाजार के टिके रहते हुए खान पीन पर सूची बदलाव दिए हैं। उसके बाद देखते हैं प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। प्रबंध अमूर्त शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जो हमारा संगठन होता है उसमें कार्य में वो उपस्थित रहती है। हमें ऐसा लगता है कि हाँ वो हमारे साथ ही है। प्रबंध एक प्रभावी की योजना अनुसार लक्ष्य को प्राप्त करना और संतुष्ट कर्मचारी के बारे में वो करना। ये तो हुए हमारे विशेषताएं क्या होती है एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। सबसे पहले है प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण, फिर है प्रबंध एक सर्वव्यापी है, प्रबंध बहुआयामी है जिसमें कार्य प्रबंध, लोक प्रबंध और परिचालन प्रबंध, उसके बाद निरंतर चलने वाली है, उसके बाद समूह में है, प्रबंध गतिशील है, उसके बाद प्रबंध एक अमूर्ति है। ठीक है, अब प्रबंध के हम
उद्देश्य देखते हैं कि वे किस तरीके से होते हैं। प्रबंध के उद्देश्य ज़्यादातर वो हमारे 3 तरीके से किए जाते हैं। 3 तरीके से किए जाते हैं। जो पहला होता है हमारा संगठनात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है समाज के अनुसार कैसे हम प्रबंध करें, उसके बाद हमारा व्यक्तिगत कि हमने व्यक्तिगत उद्देश्य को कैसे अब पहला संगठन उद्देश्य का मतलब संगठन उद्देश्य के लिए उनको पूर्ण करने के लिए प्रबंध उत्तरदायित्व होता है। मतलब संगठन का जो उद्देश्य है उसे पूर्ण करने के लिए प्रबंधी उत्तरदायित्व है। प्रबंध सभी क्षेत्रों में अनेक उद्देश्यों को प्राप्त करने के हेतु में, जैसे उसमें कर्मचारी, अंशधारी, ग्राहक, सरकार आदि हित को ध्यान में रखते हुए जो संगठन का उद्देश्य और मानव निर्मित समस्याओं को उद्देश्य देना को पूर्ण करना, ये उद्देश्य है। इसमें पहला है जीवित रहे, तो उसके बाद लाभ है, फिर बढ़ोतरी। मतलब प्रबंध संगठनात्मक अगर हम अपने समाज के लिए या फिर अपने मानव जीवन के लिए, तो उसमें सबसे पहला तो हमारा यही है कि हमें उसमें जीवित रहना है। जैसे कि किसी भी व्यवसाय के संगठन का उद्देश्य बनाए रखने के लिए, संगठन बनाए रखने के लिए उसके जैसे हम जीवित रहने के लिए पानी, खाना पीना होता है, वैसे ही हमारे अपने संगठन और एक व्यवसाय को जीवित रहने के लिए उसमें पर्याप्त पूंजी कमाई जानी चाहिए, उसे पूर्ण किया जा सके। उसके बाद लाभ, ये तो हमारे जीवित रहने के लिए। इसके बाद लाभ, हमने उसमें लगाई तो है, पर हम किस जो मकसद से लगाई है उसके लिए उसका हमारा लाभ हो, तो उसके इस पर जैसे कि किसी व्यवसाय का लाभ बनाकर रखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना कि संगठन में लाभ निरंतर या फिर परिचालन भूमिका निभाने का कार्य कर रहा है। मतलब उसमें यह है कि हमारा लाभ तो होना चाहिए, पर उसमें हमारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए और निरंतर लोगों की उन सबको प्रोत्साहन वो करते हुए, और उसमें जोखिम के बाद जो हमारे लाभ होता है वह लाभ जरूरी है। बढ़ोतरी का मतलब ये है कि सिर्फ हमारा पूंजी लगाना या फिर उसमें लाभ कमाना नहीं है, उसमें यह है कि हम उसमें आगे तक वो हमारी बढ़ोतरी होती रहे उस व्यवसाय की, और वो हमेशा उसके क्रय विक्रय भी होता रहे जिससे हमारे संगठनात्मक उद्देश्य को पूरा किया जा सके। उसके बाद है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य का क्या मतलब है? समाज के लिए कार्य करना, एक लाभ कमाना का मतलब हमें सिर्फ ये नहीं कि व्यवसाय से सिर्फ लाभ कमाना। चलिए हम देखते हैं सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य का मतलब ये नहीं, हम एक संगठन बनाते हैं, जैसे कि एक कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी वो करते हैं, सिर्फ उसका ये नहीं है कि हमने सिर्फ लाभ कमा लिया या फिर बढ़ोतरी हो रही है, हमारा अच्छा चल रहा है, नहीं। ये इसका सामाजिक उद्देश्य में ये है कि हमारे समाज में रहने वाले समाज जो व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक होते हैं, वह उनके अनुकूल और उनकी रचनाएं और उनमें जो उन्हें उनके तरीके से रोजगार प्रदान करना या फिर उससे संबंधित पर्यावरण को अपनाना जो हमारे होते हैं समाज में, और है ना उसी से कर्मचारी, विद्यालय, शिक्षक और भी बहुत सारी चीज़ें जो समाज के लिए करना, ये एक प्रबंधक में वो होता है। अब देखते हैं हमारा व्यक्तिगत उद्देश्य का मतलब है कि संगठन उन व्यक्तियों से मिलकर बना है जिन्हें सृष्टि या फिर उनका व्यक्ति अनुभव या उद्देश्यों का अलग अलग होते हैं। ये सभी अपनी विभिन्न आवश्यकताओं या संतुष्टता के लिए संगठन का अंग बनाते हैं। ये वेतन, अन्य लाभ जैसे वित्तीय जरूरतें लेकर सभी साथियों द्वारा मान्यता जरूरतों के वृद्धि। इसमें यह है कि हमारे व्यक्तिगत जो बहुत सारे हैं उनका उन्हें अनुभव, उनका उद्देश्य या फिर उन्हें जो चीज़ किस तरीके से चाहिए, वो व्यक्ति किस चीज़ में संतुष्ट हो रहे हैं और किस तरीके के लाभ, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, इन सबको जो मिलकर जो बनाता है वो हमारा व्यक्तिगत उद्देश्य कहलाता है। उम्मीद है मुझे भी समझ में आया होगा। अब देखिए जैसे कि प्रबंध का महत्व हमारे क्वेश्चंस में भी दिया हुआ होता है कि इसमें भी पूछा जाता है कि देखते हैं हमारा होता है प्रबंध के महत्व को स्पष्ट कीजिए। अब देखते हैं प्रबंध का महत्व में रहता है कि प्रबंध सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होता है। मतलब जो उसका महत्व होता है उसमें हमारा ये है जो प्रबंध की आवश्यकता प्रबंध हेतु ना होकर वह संगठन उद्देश्य प्राप्त के लिए होती है और संगठन कुल उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत को समान दिशा प्रदान करने का कार्य करती है। मतलब प्रबंध की जो आवश्यकता है वो प्रबंध नहीं है, वो जो प्रबंध की जो उद्देश्य जो प्राप्त करते हैं ना, वो उस पर है जो सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। मतलब जो हमारा प्रबंध, हमने जिस लक्ष्य से प्रबंध बनाया उसमें प्रबंध एक क्षमता में वृद्धि है। मतलब प्रबंध एक उद्देश्य की विभिन्न क्रिया जिसमें निर्देश, श्रेष्ठ नियोजन, नियुक्तिकरण, नियंत्रण के माध्यम से जो लागत कम करने और उत्पादन में बढ़ोतरी करने, जैसे लागत कम उत्पादन ज़्यादा हो,
में किया जाता है। उसके बाद प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है। प्रबंध एक गतिशील जो होता है, एक मजबूत संगठन का निर्माण करता है, जो चाहे वो बदलते पर्यावरण रहे या फिर आमतौर पर ये देखा गया है कि कार्यरत लोग बदलते उपरोध करते हैं, अभिप्राय करते हैं। परिचित व सुरक्षित पर्यावरण, नवीन और अत्यधिक चुनौतीपूर्ण पर्यावरण और जाना बदलाव अपनाने प्रबंध संगठन श्रेष्ठ बनाने में होता है। प्रबंध के महत्व में प्रबंध समाज के विकास में भी सहायक होता है। प्रबंध एक बहुउद्देशीय है, मतलब संगठन का बहुउद्देशीय है, मतलब बहुत बड़ा है, इसके विभिन्न घटके लक्ष्यों को पूर्ण करने या इसको सभी पूर्ण करने की प्रक्रिया प्रबंध संगठन समाज विकास का सहायक होता है। प्रबंध श्रेष्ठ गुणवत्ता वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध कराने और लोगों की भलाई करने, नई नई तकनीक अपनाने और नए नए अवसर प्रदान करने, बुद्धि का विकास करने, रास्ते पर चलने में जो सहायक होता है वो हमारे समाज के प्रबंध में सहायक होता है। ये थे हमारे इतने प्रबंध के महत्व। चलिए इसे दोबारा देखते हैं। प्रबंध एक सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। प्रबंध एक जो समूह में जो लक्ष्य बनाता है उसको प्राप्त करने में सहायक होता है। प्रबंध एक क्षमता में वृद्धि होती है। प्रबंध एक ऐसी क्षमता होती है क्या। उसके बाद एक गतिशील संगठन का निर्माण करना, एक गतिशील जो हमेशा चलती रहे, एक ऐसा संगठन, मजबूत संगठन। उसके बाद प्रबंध व्यक्तियों को उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है। प्रबंध एक ऐसा उद्देश्य बनाना जो और भी लोगों के लिए सहायक हो। प्रबंध समाज की इसमें भी होगी, समाज की आवश्यकता पूरी, उनकी ज़रूरतें, सेवाएं उपलब्ध कराना, ये सब। ये हुए हमारे प्रबंध के महत्व। उम्मीद है मुझे कि आपको ये समझ में आए होंगे। चलिए हम देखते हैं। एक हमारा क्वेश्चन होता है कि प्रबंध कला और विज्ञान कैसे है। कला क्या है? यह हम कह सकते हैं कि कला एक ऐच्छिक परिणामों को प्राप्त करने और जो वर्तमान में ज्ञान विज्ञान या दक्षता का उपयोग करने, जैसे अध्ययन, अवलोकन या फिर अनुभव और कला संबंधित से। इसलिए इन्हें जो कला है वो हमारी है, वो हमारी इच्छा, परिणामों और व्यक्तिगत दक्षतापूर्ण उनका अध्ययन करना, परिणाम करना और उनका अनुभव, वह हमारी कला कहलाती है। जिसमें सैद्धांतिक ज्ञान का होना। कला यह मानकर चलती है कि सैद्धांतिक ज्ञान जिसमें विशेषकर अपने क्षेत्रों या मूलभूत जो कि विशेष प्रकार से प्रस्तुत या उदाहरण के लिए जैसे जन, नृत्य, कला, ये सब आने चाहिए। व्यक्तिगत के अनुसार व्यक्तिगत के दो वक्ता या दो कलाकार या फिर दो अथवा लोगों को कला प्रदर्शित करना। उसके बाद व्यवहार एवं रचनात्मक पर आधारित सभी कलाएं व्यवहारिक। उसके बाद कला, निर्माण, ज्ञान, रचनात्मक। आप जानते हैं कि संगीत 7 सुरों पर आधारित है, लेकिन किसी संगीत का संरचना विशिष्ट निर्भर होता है। इसमें इतना ही है। अब इसे बना के भी लिख सकते हैं कि इसमें कितना आता है। अब विज्ञान क्या है? विज्ञान एक विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान का समूह होता है जो उसे सत्य और समन्वय स्पष्ट वो करके दिखा। विज्ञान का क्रमबद्ध समूह जैसे सिद्धांत, परिणाम और के माध्यम से, जैसे उदाहरण के लिए आम के पेड़ से टूटकर धरती पर गिरना गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जन्म देती है। परीक्षण पर आधारित वैज्ञानिक सिद्धांतों पहलू को वो करना। इसी तरह व्यापक है जो कि विज्ञान के सिद्धांतों को सार्वभौमिक तरीके से बताता है। अब हम सब ये देखेंगे कि हमारा हमेशा क्वेश्चन आता है कि समन्वय क्या है। समन्वय वह शक्ति है जो प्रबंध अन्य कार्यों के एक दूसरे से बांधती है और एक ऐसा सूत्र या संगठन कार्य को लगातार निरंतर बनाए रखने, जैसे उत्पादन, विक्रय, कार्य समन्वय अवसर प्रदान करने के लिए जो में होता है। समन्वय वह शक्ति है जो प्रबंध के अन्य किसी भी कार्य को एक दूसरे से बांधती है। समन्वय एक ऐसा सूत्र है जो संगठन के कार्यों को लगातार और निरंतर बनाए रखने के लिए, जिसमें उत्पादन, बिक्री या फिर वित्त सभी कार्यों को बांधती है, वह समन्वय कहलाता है। अब हम देखते हैं समन्वय की प्रकृति। समन्वय की प्रकृति में है, पहला है समन्वय सामूहिक कार्यों में एकता लाता है। जो समन्वय होता है, जो कार्य होते हैं वो उसको एक बनाता है। जैसे देखते हैं समन्वय ऐसे हितों जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं अथवा एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं, उद्देश्यपूर्ण गतिशील एकता स्थापित करता है। समन्वय समूह कार्यों को एक केंद्र बिंदु प्रदान करता है जिसका कार्य सुनिश्चित करता है और उससे क्रमानुसार हो सकता है। समन्वय कार्यवाही में एकता लाता है, कार्यों में एकता लाता है, ये कार्यवाही में लाता है। समन्वय उद्देश्य सामान्य लक्ष्यों प्राप्त करने हेतु कार्यवाही में एकता लाना भी विभिन्न विभागों
विभागों को आपस में जोड़ने का कार्य, मतलब इसमें ये होता है कि कार्यवाही में एकता, मतलब बहुत सारे जो विभाग होते हैं अलग अलग होते हैं, उन सबको मिलाकर एक वो करना होता है। ये निर्धारित करता है संगठन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। आपने देखा होगा कि नामच डिजाइनर कंटेंट उत्पादन विभाग द्वारा कार्यों को समन्वय किया जाता है जिससे बाजार की मांग का उत्पादन किया जाता है। समन्वय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, ये हमेशा ही, जैसा निरंतर से मतलब ये हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। ये है समन्वय एक प्रकार का कार्य ना होकर एक निरंतर प्रक्रिया है जो नियोजन से शुरू होकर नियंत्रण तक। नियोजन मीन्स पहले प्लानिंग बनाना, उसको नियंत्रण करना तक की राय दीपावली में वस्त्रों को जून जुलाई महीने योजना बनाना और रखना समन्वय के अनुसार होता है। समन्वय एक सर्वव्यापी है, ये एक बहुत बड़ा कार्य है। जैसे कि देखते हैं विभिन्न विभागों को क्रियाएं प्रकृति के अनुसार एक दूसरे पर आश्रित रहती हैं। वे एक दूसरे को, और इस पर कारण ही समन्वय की आवश्यकता प्रबंध सभी स्तरों पर होती है। समन्वय प्रबंधक के विभागों का भिन्न भिन्न स्तर में कार्य स्थापित करता है, मतलब अलग अलग में करता है। समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व होता है। समन्वय जो होता है वो जो प्रबंधक होते हैं उसमें उत्तरदायित्व होता है। जैसे आप इसमें एक बार देखते हैं, किसी भी संगठन में समन्वय प्रत्येक प्रबंधक का महत्वपूर्ण कार्य होता है। मतलब समन्वय संगठन होता है जो समन्वय में जो उसका प्रत्येक प्रबंध जो किए जाते हैं उसमें वो उसके महत्वपूर्ण कार्य होता है। प्राय उच्च स्तर को यह सुनिश्चित करता है कि संगठन की नीतियाँ क्या बनानी है, अधीनस्थ क्या बनाने हैं। मध्य स्तर में यह सुनिश्चित अधीनस्थों और उच्च स्तर प्रथम पंक्ति समन्वय का कार्य, मतलब उच्च में ये है कि वो जैसे कि क्या कहते हैं एक लीडर, उसके बाद मध्य में एक प्रबंधक का होता है और नीचे में जैसे कर्मचारी और ये सब। समन्वय एक सोचा समझा कार्य है। हाँ, समन्वय का मतलब ये है कि हम बहुत सारे लोगों को मिलकर, चलिए हम देखते हैं कार्य का प्रमाणीकरण और सरलीकरण, जो कि सेकंड चैप्टर का है, प्रबंध के सिद्धांत का है। इसमें पूछे जाते हैं कि कार्य पद्धति अध्ययन, गति अध्ययन या फिर समय अध्ययन या फिर थकान अध्ययन, ये क्या है। कार्य पद्धति अध्ययन का मतलब है कि यह कार्य सर्वश्रेष्ठ ढूंढना ही कार्य पद्धति अध्ययन का उद्देश्य है। किसी कार्य को करने में बहुत सी पद्धतियां होती हैं जो सर्वप्रथम प्रचलित होती हैं, और वह कार्य पद्धति होती है जिसमें कच्चा माल लेकर ग्राहकों तक पहुंचाना, सभी क्रियाओं को आना करना, टेलर द्वारा कार्य पद्धति करना, ये सब है कार्य पद्धति में आता है। उसके बाद गति पद्धति इसके अंतर्गत जो कार्य किसी विशेष कार्य करने हेतु अध्ययन किया जाता है, जैसे रखना, उठना, बैठना, बदलना, प्रयासों को समाप्त करना, जिसे कार्य भली भांति पूर्ण रूप से किया जाए, जिसमें ईंट बनाने का अर्थ। समय अध्ययन का मानक सही समय को सही उपयोग प्राप्त करना, उसमें प्रत्येक घटक होते हैं। कई बार मापन कार्य करके मानक समय का निश्चित किया जाता है, मतलब जो भी कार्य करना समय को निश्चित करना। समय की पद्धति में कार्य की मात्रा, बारंबारता, समय मापन चक्र, समय के उद्देश्य से योजना तैयार करना, श्रम करना, लागत करना, ये सब चीज़ें आती है। थकान अध्ययन कोई भी व्यक्ति करते करते शारीरिक और मानसिक को थकान से महसूस करता है तो उसे समय समय पर आराम करने या फिर बल प्राप्त करने या फिर पूर्व क्षमता कार्य कर सके, उसमें उसकी वृद्धि हो। व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ है व्यावसायिक पर्यावरण सब तात्पर्य सभी व्यक्ति, संसाधनों या अन्य शक्तियों अथवा सागर। इसमें व्यावसायिक उद्यमी से बाहर किंतु परिचालक प्रभावी क्षमता से लेकर द्वारा इस प्रस्तुत किया गया है। यदि विश्व को ले तो उसमें संगठनों का उपसमूह अब ये है कि हमने संपूर्ण है जो विश्व में है, जो संगठनों है, जो उसके कार्य है, प्रतिनिधित्व है, वो हमने हर एक समूह में बांट दिए हैं। पर जो इसमें जो बच गया है वो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण कहलाता है। जैसे सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी जो हटाकर कार्य करती है पर्यावरण,
का भाग है। इसमें देखते हैं बृहत शक्ति का सागर। इसमें है व्यावसायिक इकाइयों से बाहर की सभी चीज़ों को कुल व्यावसायिक पर्यावरण कहते हैं। यह एक प्राकृतिक समूह है विशिष्ट एवं साधारण शक्ति। व्यावसायिक पर्यावरण के अंतर्गत साधारण दोनों शक्तियाँ शामिल होती हैं, जैसे निवेशक ग्राहक पृथक में किया जाता है। आंतरिक में व्यावसायिक वातावरण में विभिन्न तत्व एक दूसरे के संबंध में उदाहरण लेकर लोगों के जीवन अस्तित्व और गतिशील प्रकृति जो हमेशा एक गति की तरह कार्य करती है, वह गतिशील होता है। पर्यावरण गतिशील होता है तथा तकनीकी सुधार बाजार की नवीन प्रवृत्ति में शामिल होता है। अनिश्चितता व्यावसायिक पर्यावरण अधिकांश यह निश्चित नहीं होता कि भविष्य में किस घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना चाहिए या नहीं, या पर्यावरण को तेज परिवर्तन आ रहे हैं जैसे फैशन उद्योग आदि में जो हर उसमें बदलते रहते हैं। और ये जटिलता कैसे है, ये संबंध जो पारंपरिक संबंधित तो जो गतिशील स्थितियां शामिल होती हैं वह शीघ्र समझना में नहीं आती हैं, तो इसके लिए वो तुलनात्मक की वे एक दूसरे से तुलना की जाती हैं, जैसे देशों को भिन्न भिन्न पृथक हो या फिर उनकी मांग साड़ियों उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। अब इसमें हम देखते हैं व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व। इसमें संभावनाओं और अवसरों को पहचानने में हल करना, मतलब इसमें यह होता है कि जो अवसर होते हैं वो सकारात्मक सूची या परिवर्तनों को वो करना जो भी फर्म परिचालन में सहायक होते हैं या फिर वो लाभ उठा सकते हैं, इस तरीके से। उसमें देखते हैं खतरे की पहचान एवं समय से पहले चेतावनी देना, मतलब ये है कि जो हमारा पर्यावरण व्यावसायिक पर्यावरण है वह खतरों से पहले रुचि और बदलाव से है जो बाधा उत्पन्न कर सके, मतलब जो पहले से बात पता हो कि हाँ इससे ये बाधा होगी तो उससे बचा जा सके, या फिर पर्यावरण खतरों को स्रोत होता है, मतलब उसके बाद वह खतरों से पहचान सकते हैं और वो किस तरीके से बच सकते हैं। उपयोगी संसाधनों का दोहन करना, पर्यावरण व्यवसाय को जो परिचालन है वो विभिन्न संसाधनों के स्रोत हैं। वह उद्यमी है हर तरीके के, जैसे कच्चा माल, मशीन, बिजली, पानी जैसे संसाधनों को जुटाने में आगत और पर्यावरण अंग का विशेषक आपूर्ति या बदलने की कुछ आकांक्षा कहती हैं, जैसे सरकार को कर, ग्राहकों को वस्तुएं, सेवाएं, निवेश, ये सब इसके अतिरिक्त आते हैं। उसके बाद तीव्र से हो रहे परिवर्तनों का सामना करना। हाँ, हमारे जो व्यवसाय पर्यावरण होते हैं उनमें है कि अधिक गतिशील होते हैं, वो जो हमेशा चलते रहते तो उनमें परिवर्तन होता रहता है। महत्वपूर्ण नहीं कि वह उसकी गति कितनी है, जैसे बाजार में महापरिवर्तन, बाजार का वर्ग मतलब कितना बड़ा हो गया, उसका विभाजन, उसका ब्रांड, उसका आकर्षण, उसकी तकनीकें, वो सब। नियोजन की नीति निर्धारित करना, मतलब हम जो नियोजन मतलब जो हम प्लानिंग बना रहे हैं उसमें क्या नीति करेंगे, उसको कैसे निर्धारण करेंगे जिससे वह हमारा अच्छे से बन सके। उसके बाद है निष्पादन में सुधार। अन्य पर्यावरण को संबंध में इसका परिचालन वास्तव में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि परिचालन में बहुत अध्ययन में ये है कि वही कि उद्यमी भविष्य में हो रही घटनाएं या फिर व्यावसायिक इन सब के बारे में बताएं। अब हम देखते हैं 4th चैप्टर नियोजन। नियोजन क्या है? नियोजन एक ऐसा है कि वह सबसे अधिक पूछे जाने वाला होता है कि नियोजन क्या होता है, इसकी विशेषताएं बताइए, इसके महत्व बताइए और इसकी परिभाषा बताइए। ये लॉन्ग में भी पूछा जाता है। नियोजन एक ऐसा है जो हमें यह सुनिश्चित करता है कि भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है और इसके लिए क्या नियोजन के क्या प्रबंध के मूलभूत होंगे, और उनको मतलब पहले से उसके बारे में विचार करना, ना कि हम आगे चल के क्या कर सकते हैं, वह हमारा नियोजन कहलाता है।
अब नियोजन के महत्व देखते हैं। नियोजन के महत्व में हम कार्य करने की योजना की तैयारी बनाना, या फिर जो ढंग प्रस्तुत सही योजना का सत्य कार्य, मतलब वो सही कार्य के लिए बनाई जा रही है या नहीं, जिसमें हमारा है कि नियोजन निर्देशन व्यवस्था करता है। नियोजन निर्देशन व्यवस्था करता है कि किस प्रकार करना है। नियोजन में पहले मार्ग करके निर्देशन व्यवस्थित करना है। नियोजन लक्ष्य को, उद्देश्यों को स्पष्ट बताकर विश्वास दिलाकर कि हाँ ये मार्ग है, हमें इस तरीके से करना है, या फिर ये करना है, हमें इस लक्ष्य तक पहुंचना है। उसके बाद दूसरा है नियोजन अनिश्चितता जोखिम को कम करता है। नियोजन अनिश्चितता जोखिम को इस वजह से कम करता है कि हम पहले से ये चीज़ बनाकर चलेंगे कि हमें आगे चल के क्या करना है। अगर हमें यही पता ना हो तो आगे चल के तो हमारा बहुत अधिक जोखिम उठाना पड़ सकता है। अगर हम पहले से वो करेंगे तो हमारे भविष्य में आने वाला जोखिम होगा पर बहुत कम होगा। उसके बाद है नियोजन अतिव्यापित और अपव्यापी कार्यों को कम करता है। नियोजन विभिन्न विभागों, मंडलों या फिर व्यक्तियों कार्यों के आधार पर प्रदान किया जाता है, जैसे मतभेद संदेश। ये कार्य में स्पष्ट अनुशासन प्रदान करना बगैर किसी बाधा के। मतलब ये है कि हमारे जो विभाग होते हैं, मंडलीय कार्य, समाजचय, यह जो आधार या मतभेद एक दूसरे को वो करना की खोज कि हाँ उसमें विचार स्पष्ट पहले से रखना। उसके बाद नियोजन नव प्रवर्तित विचारों, जैसे कि हमने एक योजना बनाई है पर हम उसी में ही हम अपना एक कोई भी नई चीज़ों को या फिर नए विचारों को हम उसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। जो अब है नियोजन निर्णय लेने में सहायक होता है। अगर हमें एक नियोजन हमने बना लिया, हमने अपनी एक प्लानिंग बना ली है, तो अब हमने अगर उसे बना लिया तो हम उससे निर्णय ले सकते हैं कि हाँ वह आगे चल के भविष्य में हमारे लिए लाभदायक होगा। अब नियोजन नियंत्रण मानकों को निर्धारित करता है। मतलब जो हमने नियोजन बना लिए पर उस पर नियंत्रण कैसे करना है, ये इस पे हम पहले से ही उस पर निर्धारित कर सकते हैं। तो ये है, इस तरीके से आप इसे पढ़ लेना। हमने अभी तक नियोजन की अर्थ और उसकी महत्व पढ़े हैं। अब हम उसकी विशेषताएं देखते हैं। इसमें ये होता है, पहले है नियोजन कार्य केंद्र बिंदु लक्ष्य प्राप्त होती है। मतलब हम ये पहले ही नियोजन या फिर योजना हम पहले ही बना लेंगे तो उसमें जो उसकी लक्ष्य बिंदु होगी उसमें हमारा ये टारगेट रहेगा कि हाँ हमें इसे ही प्राप्त करना है। ये नियोजन तक जब तक उसमें उसके उद्देश्यों को पूरा ना किया जा सके। उसके बाद हमारा नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य होता है। मतलब नियोजन प्रबंध जो हम कार्य करते हैं, जिसमें प्रबंध के कार्य होते हैं नियोजन, संगठन, नियंत्रण, निर्देशन। इस तरीके से इसका जो पहला कार्य होता है वो ये होता है, जिसमें ये होता है पहले हमें नियोजन बनानी होती है कि हमें हाँ किस तरीके से भविष्य में क्या करना है या कैसे। और नियोजन एक सर्वव्यापी होता है, ये बहुत बड़ी होती है, ये हर जगह हर तरीके से बनाई जाती है, आप इसे पढ़ लेना। नियोजन एक अवरित है। जैसे देखते हैं योजनाओं का एक विशेष समय के लिए तैयार किया जाता है, जैसे 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, या फिर उसका पूरा समय संचित, नवीन या फिर भविष्य आवश्यकता। मतलब ये है कि वो किसी न किसी उसमें तैयार किया जाता है। यह एक नियोजन भविष्यवादी है। ये भविष्य को देख सकती है कि हमारे भविष्य में आने वाली क्या क्या नियोजन है। अगर कुछ वो आता है, कोई घटनाएं होती हैं तो उसे निपटने में कुशलता मिलती है और हमारे भविष्य में कम हानि या फिर कम लाभ होता है और आने वाले भविष्य में हम उसमें
बहुत सारे चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद नियोजन एक निर्णय रचना देता है। जैसे कि बताया है, नियोजन में हम अगर कोई वो होता है कि हमारे लक्ष्य में अगर कोई बाधा आती है तो हम उससे अपना निर्णय भी, हमारा योजना में निर्णय ले सकते हैं। नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। उसके लिए बुद्धिमानी, काल्पनिक और निर्णय लेने वाले का ठीक होना चाहिए और वह मानसिक चिंतन होना चाहिए कि हाँ, ये कार्य इसने में करना है। उसे एक भविष्य के लिए एक स्ट्रॉन्ग और मजबूतदार नियोजन बनाना चाहिए। कभी कभी ये भी पूछे जाते हैं कि योजना के कार्य क्या होते हैं। योजना के कार्य दो होते हैं। योजना के कार्य एकल होता है और स्थायी होता है। एकल का मतलब ये होता है कि योजना एक बार ही जो घटना घटित होती है उसको विकसित वह भविष्य में पुनः दोबारा नहीं की जा सकती है। चाहे वह, जैसे कि देखते हैं, योजना 7 दिन अथवा 30 दिन हो सकती है। उसके बाद कभी परियोजना दिन नहीं हो सकती है। ठीक है। उसके बाद स्थायी योजना वही है कि ये एक समय अवधि के दौरान होती है। वह घटने वाले क्रियाओं को सुनिश्चित करता है कि अविकल्पित और वह आंतरिक सही प्रकार से किया जा रहा है या नहीं। स्थायी की एक निश्चित समय तक उसकी योजना बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने उसका निश्चित समय पूरा हुआ हमेशा भविष्य में नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भविष्य में हम दोबारा उससे हम दोबारा शुरू कर सकते हैं, पर वही नहीं। और एकल में ये होती है कि एक बार बना लिए हम दोबारा नहीं बना सकते। वही हम देखते हैं, हमने अभी पढ़ा था संगठन क्या है। संगठन वह है जो एक से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी समूह में कार्य करते हैं, वह संगठन कहलाता है। देखते हैं, संगठन एक प्रक्रिया है जो कार्य करने, समझने या वर्गीकरण के आधारित परिवर्तित और मनुष्य को अत्यधिक कुशलता के साथ लक्ष्य प्राप्ति करने से संबंधित करता है। वह इसमें वह संगठन कहलाता है। हमारे पेपर में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है औपचारिक और अनौपचारिक। इसमें देखते हैं, औपचारिक संगठन विशेष कार्यों को पूर्ण करने के माध्यम से तैयार किए गए ढांचे जो द्वारा अधिकारी, उत्तरदायित्व, जो सीमा का स्पष्टीकरण और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न समाजों में स्थापित किए जाते हैं, वो औपचारिक होते हैं। जैसे देखिए, प्रबंधन में जो माध्यम से जो किए जाते हैं, जो अधिकार मतलब उच्च अधिकार, उत्तरदायित्व, जो सीमाओं को जो किए जाते हैं। और इसमें अनौपचारिक में कार्यात्मक भी किसी औपचारिक लक्ष्य को भली भांति समझा जा सके, वह होता है। इसके द्वारा विभिन्न कार्यों की स्थिति, उनके आपसी संबंधों की प्रकृति को स्पष्ट किया जाता है। यह स्पष्ट करता है कि कौन रिपोर्ट करेगा। यह योजना लिखित की जाती है उद्देश्यों प्राप्त करने के संसाधन में, क्योंकि इसके अंतर्गत उन्हें प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या सही बताऊंगा? औपचारिक संगठन औपचारिक संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के कार्य को समान उद्देश्य जो जानबूझकर समावित किया गया हो उसे औपचारिक कहते हैं, जिसे टेजस्वी ने किया है। इसके गुण होते हैं, औपचारिक संगठन के उत्तरदायित्व को सरल होता है क्योंकि वह आपसी संगठनों को स्पष्ट समझता हुआ है। वह अपनी श्रृंखला के कारण संबंधी एकता बनाए रहती है। कार्य को देखते हैं। अनौपचारिक संगठन व्यक्तियों सामाजिक संबंधों का एक तंत्र है जो ना औपचारिक संगठन द्वारा बनाया गया है, ना ही आवश्यक व्यक्ति को एक दूसरे का सहयोग होता है। वह कीथ डेविस का है। अब देखते हैं, उसमें हम देखते हैं विकेंद्रीकरण क्या होता है।
हर कदम जो अधीनस्थों की भूमिका को महत्व बढ़ाता है विकेंद्रीकरण कहलाता है। हर वह कदम जो इसको घटाता है वह विकेंद्रीकरण कहलाता है। केंद्रीकरण जो उत्पादन हो या क्षेत्रों जो विक्रय या फिर उद्योगों के क्षेत्र में जो शामिल होता है वो विकेंद्रीकरण कहलाता है। केंद्रीय। अब है नियुक्ति। हमने नियोजन बना लिया, अब उसे नियुक्त करना है कि क्या इस कार्य को किया जाना चाहिए या नहीं, जिसका संबंध सहयोगी प्रबंधकों की, जैसे उसमें क्या चयन करना है, किसको क्या करना है, वह होता है। जिसमें जैसे भर्ती का चयन करना, प्रशिक्षण, विकास, प्रौद्योगिकी, परिक्षेत्र, इस तरीके से नियुक्तिकरण का किया जाता है। नियुक्तिकरण की प्रक्रिया जो होती है जिसमें होता है मानव शक्ति की आवश्यकता, भर्ती, आवेदकों से चयन, अनुपस्थिति या अभिविन्यास, प्रशिक्षण एवं विकास तथा विकास, निष्पादन, मूल्यांकन, पदोन्नति, भविष्य। सबसे पहले का मतलब है कि इसमें जो मानव की जो शक्तियाँ होती हैं, मानव शक्ति की जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करना, कि उन्हें क्या चाहिए, किस तरीके की नौकरी चाहिए, वह शारीरिक मानसिक जिस तरीके की, उसके बाद उसमें भर्ती करना कि क्या कहते हैं, संभावित खोजना कि उन्हें क्या संगठन में आवेदन प्रेरित करना, वह भर्ती किया जाता है। मतलब जैसे जो रिक्त पदों में जो होते हैं उन पे जो भर्ती करना। और उसके बाद है आवेदकों से चयन करना, जो कर्मचारी पहले से ही कार्य करते हैं उनको ही आगे वो करना। उसके बाद होता है अनुस्थापन, अभिविन्यास, कर्मचारियों को समाजीकरण का आरंभ, कार्यस्थल पर संभाला हो जाता है, वे प्रस्तुत। उसके बाद प्रशिक्षण करना, मतलब उसका प्रशिक्षण करना नौकरी के लिए कि वे प्रयत्न कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं किस तरीके से। फिर उसके बाद निष्पादन करना कि क्या इसे यह निर्धारित करना कि कर्मचारियों की वह मांगी को पूरी करता है, वह सफल है, वह सुधारता। और उसके बाद उसका इंटरव्यू जैसे पदोन्नति या भविष्य। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सके।